नमस्कार, मैं मनीष भार्गव। कक्षा 12वीं फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम अध्याय 4 और यूनिट 3 गतिमान आवेश और चुंबकत्व की बात करेंगे। सबसे पहले जब हमने स्थिर वैद्युत पढ़ा था तो स्थिर वैद्युत में हमने देखा था कि कोई स्थिर आवेश है तो उस स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब ऑर्स्टेड जो वैज्ञानिक रहे उन्होंने विद्युत एवं चुंबकत्व के बीच में एक संबंध की खोज की और उन्होंने बताया कि जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर वो चालक तार चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, अर्थात वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। उस तार के पास यदि हम कुछ चुंबकीय सुई रखें तो वह उसमें विक्षेप उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार विद्युत व चुंबकत्व के बीच एक परस्पर संबंध जानने के लिए एक नई शाखा विद्युत चुंबकत्व की खोज हुई, जिसके आधार पर और वैज्ञानिक माइकल फेराडे और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इन्होंने भी विशेष खोज की। अब हम सबसे पहले देखते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब एक चुंबकीय सुई लेकर हम किसी क्षेत्र में रख दें और क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखें और वो सदा एक निश्चित दिशा में ठहरती है, तो वो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। यानी वह क्षेत्र जिसमें हम चुंबकीय सुई को रखें और वो एक निश्चित दिशा की ओर सदैव इंगित करे, ठहरे, तो हम कहेंगे कि वो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। यह एक सदिश राशि है। इसे हम वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं, बी के ऊपर तीर के चिन्ह लगा प्रदर्शित करते हैं और जो चुंबकीय सुई है सदैव इसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही ठहरती है। यदि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो उस स्थिति में उसकी दिशा निश्चित रहेगी और यदि असमान चुंबकीय क्षेत्र है तो दिशा बदलती रहेगी। अब हम ये देखते हैं कि यदि गतिमान आवेश है तो उसके जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके लिए हम एक प्रयोग को देखते हैं। आपने देखा कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब हम किसी धारावाही चालक लेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे या चालक तार लेंगे, उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चूंकि धारा प्रवाहित हो रही है अर्थात उसमें आवेश गति कर रहे हैं, तो ये जो विद्युत धारा है चूंकि गतिशील आवेशों का परिणाम है, अतः हम ये कह सकते हैं कि जब आवेश गति करते हैं तो आवेश की गति करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि आवेश गति नहीं करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। इसके लिए एक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग को हम देखते हैं। जो ऑर्स्टेड ने प्रयोग किया, उन्होंने बताया कि जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उस चालक के नीचे या उस परिपथ के नीचे हम कोई चुंबकीय सुई रखें तो उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। आप चित्र ए जो देख रहे हैं इसको देखें। आप इस चित्र में देख रहे हैं, सबसे पहले हमने इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं की है। जब कोई धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो उसमें चुंबकीय सुई एन और एस उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी हुई है। जैसे ही हम चित्र बी को देखें, हम धारा प्रवाहित करते हैं। जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई अपनी स्थिति से विक्षेपित हो गई और जो प्रारंभिक स्थिति थी एस एन की वो बदल गई है। तीसरा जो चित्र दिख रहा है सी, इस चित्र को देखेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि एन की जगह पे एस हो गया है, एस की जगह पे एन हो गया है। तो यहाँ पर हम परिपथ को देखेंगे तो परिपथ को देखने में पता चल रहा है कि धारा की दिशा बदल दी गई है। तो यदि इससे ये पता चलता है कि हम यदि धारा की दिशा बदल दें तो चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा, जो डिफ्लेक्शन होता है उसमें, वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार जब हम चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना है, इस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की जो घटना है, इसी घटना को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब हम एक और प्रयोग देखते हैं
कि यदि हम एक सरल रेखीय धारावाही चालक है, मतलब हमारे पास एक तार है और उस तार के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस प्रकार उत्पन्न होता है, इसके लिए हम एक प्रयोग देखते हैं। आप चित्र ए देख रहे हैं और चित्र बी, तो हम इसमें आप देख रहे हैं कि ए भी एक तांबे का तार है और एक जो चौकोर आकृति दिख रही है ये एक गत्ता है और इस गत्ते को हमने बीच में छेद करके तार को उसमें से निकाला हुआ है। ए बी तार को, पूरे गत्ते को हमने एक स्टैंड में क्षैतिज रूप से लगा दिया है हमने, और लगाने के बाद हम इस गत्ते पर लोहे की छीलन या लोहे का बुरादा हम इसमें डाल देते हैं। जब हम इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और प्रवाहित करने के पश्चात इस गत्ते को हम थोड़ा सा खटखटाएंगे, उसमें उंगली से उसको धीरे धीरे हिलाते हैं उसको गत्ते को, तो ये देखा गया कि वो जो लोहे का बुरादा था वो उस चालक तार के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में इकट्ठा हो गया। मतलब ऐसे वृत्तों के रूप में इकट्ठा हो गया जिन सभी का केंद्र कहाँ पर है, एक ही बिंदु पर, और वो चालक तार जिससे निकला है केंद्र से उस बिंदु पर होता है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। ये जो संकेंद्रीय वृत्त हैं ये बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। हम यदि चुंबकीय सुई को इस गत्ते पर रख दें तो इसकी दिशा भी बल रेखाओं की दिशा में होती है, ना कि चालक तार की दिशा में हो। तो इससे पता चलता है कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे, स्टेट है, करंट कंडक्टर है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र धारा बल रेखाओं के रूप में उत्पन्न हो जाता है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके लिए कुछ दिशा ज्ञात करने के लिए नियम हम पढ़ लेते हैं। पहला नियम है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ, जो मैक्सवेल ने दिया है, और उन्होंने बताया कि जब हम स्क्रू या पेंच को किसी पेंचकस से कसते हैं, अर्थात दक्षिणावर्त, चूँकि हम जानते हैं जब हम पेंच को कसते हैं पेंचकस की सहायता से, तो हमें घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाना पड़ता है। तो उन्होंने ये माना कि यदि हम पेंच को क्लॉकवाइज घुमाएं तो क्लॉकवाइज घुमाने पर पेंच आगे की ओर बढ़ेगा, और यदि पेंच के आगे की जो पेंच की नोक है उसके आगे बढ़ने की जो दिशा है वो चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे है, बढ़ रहा है। मतलब जो पेंच को हम लगाएं और वह चालक में बहने वाली दिशा की ओर बहे, आगे बढ़े, तो जिस तरफ हमारा अंगूठा घूमेगा, डायरेक्शन ऑफ मूविंग थंब, वो किसे व्यक्त करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। ये हम चित्र देख लेते हैं। इसमें ये पेंचकस, ये एक चालक तार दिया है जिसमें धारा बह रही है, और एक पेंचकस की सहायता से यदि हम पेंचकस को क्लॉकवाइज घुमाएं घड़ी की सुई की चलने की दिशा में, तो जिस तरफ पेंच को कसने की दिशा में आगे बढ़ता है वो धारा की दिशा को यदि प्रदर्शित करे तो चुंबकीय बल रेखाओं या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें प्राप्त हो जाएगी। अब एक और नियम देखते हैं जो दाहिने हाथ का नियम है, राइट हैंड रूल जिसे हम कहते हैं, कि यदि हम ये चालक तार है, इस चालक तार को हम अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि हमारा जो अंगूठा है वो चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे। हमारा अंगूठा जो है चालक तार में जिस तरफ धारा बह रही है उस दिशा में हो। तो उन्होंने ये बताया कि जो अंगुलियां हैं, अंगुलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चित्र में आप देख रहे हैं ये बल रेखाओं की दिशा एरो से प्रदर्शित किया गया है, और ये किस तरफ है, जिस तरफ हमारी उंगलियां चालक को पकड़ने के लिए मुड़ी हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। एक और हम नियम देखते हैं, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, वो दाहिनी हाथ की हथेली का नियम था। ये नंबर 1 दे रखा है, ये दूसरा नियम है थोड़ा सा। और इस चित्र को आप देखें, हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि हमारा अंगूठा और जो उंगलियां हैं परस्पर 90 डिग्री पे हों, परस्पर लंबवत हों, और
जो अंगूठा की दिशा इस प्रकार हो जो चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही हो। तो उन्होंने ये बताया कि हमारी अंगुलियां जिस दिशा में होंगी उस बिंदु पर, वहाँ पर यदि हम किसी बिंदु की कल्पना करें, बिंदु P, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तल के लंबवत होगी। तो ये हमारा नियम है कि यदि दाहिने हाथ का पूरा पंजा हम फैलाएं, अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हों, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करें, तो अंगुलियां बिंदु P की ओर संकेत करें, तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो इस प्रकार भी हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम बायो-सेवर्ट का नियम देखते हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो आज हम इसी की चर्चा भी करते हैं। जो ऑस्टेड ने प्रयोग किया था कि हम चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बायो और सेवर्ट ने धारावाही चालक के पास किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, नियम बनाया, उसे ही बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं, कहा गया। सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखें। आप इस चित्र को देख रहे हैं, ये इसमें एक्स वाई एक धारावाही चालक है। एक्स वाई धारावाही चालक में आई धारा एक्स से वाई की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब इसी चालक तार का एक हम छोटा हिस्सा लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट लेते हैं डीएल लंबाई का, और इस डीएल लंबाई का जो अल्पांश ले रखा है, स्मॉल एलिमेंट है, इस पर एक बिंदु ओ को कंसिडर करते हैं। ये एलिमेंट ए बी है और हम इस स्मॉल एलिमेंट से इस आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिस बिंदु पर ज्ञात करनी है उसको अल्पांश से या स्मॉल एलिमेंट से मिलाने वाली जो रेखा है और स्मॉल एलिमेंट के बीच में थीटा कोण बन रहा है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम बायो-सेवर्ट ने जो नियम दिया उसकी चर्चा करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि यदि धारावाही चालक एक्स वाई में धारा आई प्रवाहित करें और अल्पांश ए बी की लंबाई डी एल है और बिंदु अल्पांश के मध्य बिंदु ओ से थीटा दिशा में आर दूरी पर बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उन्होंने बताया कि बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा डी बी, वो निम्न 4 बातों पर निर्भर करेगा। नंबर 1, चालक में प्रवाहित धारा के अनुकमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुकमानुपाती होता है। नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो अल्पांश की लंबाई के अनुकमानुपाती होता है। अल्पांश की लंबाई dl है तो db प्रोपोर्शनल dl, पहले में था db प्रोपोर्शनल i, अब db प्रोपोर्शनल dl। क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिया जो एंगल है उसके आधार पर उन्होंने कहा कि जो अल्पांश को p से मिलाने वाली रेखा है उनके बीच जो कोण बन रहा है उस कोण थीटा की साइन के अनुकमानुपाती होता है, अर्थात db प्रोपोर्शनल साइन थीटा। और चौथा पॉइंट, अल्पांश की बिंदु P से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात db प्रोपोर्शनल 1/r²। इन चारों को यदि हम मिला दें तो db प्रोपोर्शनल हो जाएगा idl sin θ/r²। जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे एक नियतांक जोड़ेंगे k, तो db इक्वल टू हो जाएगा k idl sin θ/r²। यहाँ k एक नियतांक है और इसका मान अलग अलग स्थितियों पर निर्भर करता है। यदि चालक निर्वात या वायु में रखा हुआ है तो k बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷। ये संख्यात्मक मान है μ0/4 पाई का। यहाँ 4 पाई नियतांक है और μ0 को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। चुंबकशीलता से अर्थ ये है कि जब कोई भी पदार्थ हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उसमें चुंबकन धारण करने की कितनी क्षमता है, ये कहलाती है इसकी चुंबकशीलता। तो इसको हम वैल्यू रखेंगे तो dB इक्वल टू μ0/4 पाई idl sin θ/r² और μ0/4 पाई के स्थान पे हम 10⁻⁷ भी रख सकते हैं। तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा। यही बायो-सेवर्ट का नियम है। अब इसके आधार पर हम 1 एम्पियर को परिभाषित करेंगे। चूंकि
विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। और यदि हम यहाँ पर अल्पांश की लंबाई 1 मीटर ले लें और अल्पांश से बिंदु P की दूरी भी 1 मीटर, स्मॉल r बराबर 1 मीटर ले लें और साइन थीटा बराबर 1 ले लें, अर्थात साइन थीटा बराबर 1 लेने से अर्थ ये है कि अल्पांश एक चाप के रूप में है या थीटा बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 1 कब होगा, जब 90 डिग्री हो। तो जब 90 डिग्री होगा तो ये हमेशा एक चाप के रूप में होगा, क्योंकि त्रिज्या परिधि पर लंबवत होती है, तो ये एक वृत्ताकार चाप के रूप में होगा। तो और dB इक्वल टू 10⁻⁷ वेबर पर मीटर स्क्वायर लें, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यदि हम ये मान समीकरण में रखें, dB इक्वल टू IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर में रखें, तो हमें I बराबर 1 एम्पियर मिलेगा। तो इसके आधार पर हम 1 एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषित किस प्रकार कर सकते हैं कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में रखे हुए किसी भी चालक में, और चालक कैसा है, ऐसा चालक जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है और चाप कितना है, चाप की लंबाई कितनी है 1 मीटर, क्योंकि DL 1 मीटर है, उसमें प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। इसको हम अपनी भाषा में देख सकते हैं कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर त्रिज्या और 1 मीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, जबकि उसे वायु निर्वात में रखा गया है। तो इस प्रकार हम 1 एम्पियर को भी परिभाषित कर सकते हैं बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से। तो 1 एम्पियर बड़ा मात्रक है, इसका छोटा मात्रक होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक जो सीजीएस पद्धति में है। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1/10 विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है। इसके और छोटे मात्रक मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल 10⁻6 एम्पियर होता है। तो आशा है आपको चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ऑस्टेट का प्रयोग कैसा हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, तथा बायो-सेवर्ट का नियम क्या है और उसकी सहायता से 1 एम्पियर को परिभाषित करना, ये आपको जरूर समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।